हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, अशोक महान के समय तक मगध के साम्राज्यवाद की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी अशोक महान के समय तक मगध के साम्राज्यवाद की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के लिए मौर्य साम्राज्य का तो है ही है, साथ ही साथ इससे पूर्व जितने राजाओं ने कार्य किया है और किस तरह से हर्यक वंश, किस तरह से उसके बाद के वंश, शुंग वंश, नंद वंश, इन लोगों ने किस तरह से विकास किया मगध साम्राज्य का, उस पर चर्चा करना है। यहाँ पर केवल अशोक की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, अशोक के समय तक की बात को पूछा गया है। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें आंसर राइटिंग करने में आसानी हो सके। मगध के उत्थान में विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का योगदान रहा है। मगध उस चारों तरफ से नदियों से घिरा रहा है, पहाड़ों से घिरा रहा है और वहाँ पर पाए गए खनिज के आधार पर देखा जा सकता है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि मगध के उत्थान में विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का योगदान रहा है। मगध की भौगोलिक परिस्थितियों ने मगध के उत्कर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, जब किसी भी साम्राज्य का जब सुरक्षा कवच मजबूत होता है तो उसका विकास होना स्वाभाविक होता है, और यदि वह खनिज संसाधन से भी संपन्न हो तो विकास पे चार चांद लग जाते हैं। अगला अनुच्छेद है, गंगा और उसके उत्तर में गंडक तथा घाघरा नदियों ने तथा दक्षिण में सोन नदी ने मगध को सुरक्षा तथा यातायात और व्यापारिक प्रगति के लिए साधन प्रदान किए। जहाँ एक तरफ मगध को भौगोलिक रूप से पहाड़ों से घिरा हुआ सुरक्षा कवच था, वहीं नदियों के माध्यम से आवागमन और व्यापार का साधन के लिए रास्ता प्रदान किया गया। मगध की राजधानी राजगृह 7 पहाड़ियों से घिरी हुई थी तथा बाद में राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण न केवल सुरक्षित थी बल्कि उत्तर भारत के व्यापार का महान केंद्र भी थी। अनुच्छेद अगला है, मगध में गया के दक्षिण पूर्व में बड़ी मात्रा में लोहा और तांबा उपलब्ध था। उससे मगध न केवल समृद्धशाली हुआ बल्कि शस्त्र निर्माण में समकालीन विश्व में अग्रणी हुआ। दक्षिण बिहार के घने जंगलों में पाए जाने वाले हाथी का प्रयोग सेना में करके सैन्य ताकत को बढ़ाया गया। जंगल में उपलब्ध लकड़ी का प्रयोग मकान, औजार और विभिन्न शस्त्र बनाने में किया गया। तो मगध की उर्वर भूमि ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करके आर्थिक संपन्नता प्रदान की। व्यापार और वाणिज्य के विकास तथा मुद्रा के प्रचलन से भी राज्य की आय में वृद्धि हुई। इस कारण मगध के शासकों को एक स्थायी सेना का निर्माण करने में सहायता प्राप्त हुई। निसंदेह एक स्थायी सेना ने मगध के उत्थान और विस्तार में बहुत योगदान दिया। साथियों, अनुच्छेद बदल करके, सांस्कृतिक दृष्टि से मगध में आर्यों और अनार्यों के सभ्यता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मगध में आर्य सभ्यता का प्रसार देर से हुआ और वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ति और श्रेष्ठता की भावना लुप्त हो गई, जिसके कारण मगध में ब्राह्मणों के प्रतिक्रियावादी विचार श्रेष्ठता प्राप्त न कर सके और वहां उदारता और समन्वय का वातावरण बना रहा। मगध का शासक बिंबिसार पहला शासक था जिसने मगध की संपन्नता का लाभ उठाकर एक स्थायी सेना रख सका। बिंबिसार ने जो विजय यात्रा को अंग के विजय के रूप में शुरू किया, वह अशोक के कलिंग विजय पर समाप्त हुआ था। साथियों, ध्यान रहे, ये बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं
और आगे अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। तो ये मत ध्यान में रखिएगा कि कहीं चंद्रगुप्त के पुत्र के तो मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। ये हर्यक वंश के शासक हैं, संस्थापक हैं, जो कि पहले शासक हैं बिंबिसार, और वो बिंदुसार हैं। बिंबिसार बिंदुसार, इस कन्फ्यूजन को एकदम साफ सुथरा कर लीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये शुरुआती पहले शासक हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार को आधार दिया, यानी कि नींव डाली थी, जिसको अशोक ने अंतिम रूप कलिंग विजय पर समाप्त किया था। और इन शासकों के मध्य में सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दे करके पूरे मगध साम्राज्य का विस्तार पूरे अखंड भारत काबुल तक किया था। मगध का विस्तार निम्न रूप से हुआ। बिंबिसार, इन्होंने अंग को शामिल किया। अजातशत्रु ने वैशाली को शामिल किया। शिशुनाग, ये नाग वंश के शासक थे, इन्होंने अवंती को मगध में शामिल किया। नंद वंश ने कलिंग को शामिल किया, बाद में कलिंग फिर स्वतंत्र हो गया था जिसे बाद में अशोक ने शामिल किया। चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण को इसमें शामिल किए, और अशोक ने कलिंग को पूर्णतः मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इतने 5 शासकों के इसमें 5 शासकों के योगदान थे जिसे मगध साम्राज्य के विस्तार में देखा जा सकता है। अतः कह सकते हैं कि मगध के साम्राज्य विस्तार में जितना योगदान परिस्थितियों, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों का था, उतना ही योगदान युग शासकों का भी था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।